हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी का मॉडल पेपर है, उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। ये पेपर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें पूरा पेपर पैटर्न है वो पता चल जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इसी पेपर पैटर्न पे आपका पेपर आएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके सारे के सारे 10th के जो मॉडल पेपर है उनको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे करवाऊंगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा है, माध्यमिक इस परीक्षा जो है हिंदी का पेपर है, आपका पेपर इस बार कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। पिछली बार भी आपका पेपर 80 नंबर का हुआ था और आपका पेपर इस बार 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था, कोरोना की वजह से सिलेबस कुछ कम था तो 2 घंटे 45 मिनट का पेपर हुआ था। इस बार आपका पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। हाफ ईयरली की भी बात करें तो हाफ ईयरली में भी पूरा सिलेबस आएगा और मेन एग्जाम में भी पूरा सिलेबस आने वाला है। तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। इसमें देखो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका गद्यांश आएगा और उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो, जयशंकर प्रसाद जी की काशी सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। इनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ से ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विद्यायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप से मिला है। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया है। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद देखो, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखो, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे देखो, किसके बारे में बात की गई है? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात की गई है। तो इनका शीर्षक क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखो, प्रसाद जी संबंधित थे। अब देखो, प्रसाद जी है वो किससे संबंधित थे? अभी पढ़ा आपने, सुंगनी साहू घराने से संबंधित थे। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? अभी हमने पढ़ा है कि कौन सी भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो देखो, यहाँ पे हमने दो के बारे में चर्चा की है। एक तो देखो क्या था, झरना थी, आंसू थी, है ना। लेकिन यहाँ पे दे रखा है, देखो अपने को, एक तो आंसू दे रखा है, ठीक है ना, और एक क्या दे रखा है? झरना संगीत, है ना। अकेला झरना होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। उसके बाद देखो, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया है? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, किस रचना में किया है? झरना में किया है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर का, इसमें देखो आपके अपठित गद्यांश काव्यांश है ये, और इसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना। इसमें देखो डायरेक्ट पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और इसमें देखो, जो आंसर है वो मैं सारा के बताने वाला हूँ। उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक है, तो इसका जो शीर्षक है वो क्या होगा? पथ की पहचान होगा। बटोही शब्द का अर्थ है, बटोही शब्द का अर्थ होता है पथिक होता है। पथिक का मतलब होता है जो चलने वाला, राहगीर। उसके बाद देखो, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। अब देखो, सुमन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है आपका? नयन, लोचन और दृग। नयन, लोचन और दृग। तो इनमें देखो, कोई से में भी ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दे रखा है, देखो, कुसुम, अनल और नभ। तो यहाँ पे देखो, अनल आग का होता है, नभ मतलब गगन का होता है या आकाश का होता है, कुसुम। और उसके बाद देखो, यहाँ पे मंजरी, दृग, निर्जन, ये भी नहीं हो सकता। पुष्प, फूल, ये देखो फूल के हैं। कृषाणु, कंटक, पुष्प, ये भी सारे के सारे पुष्प के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नयन, लोचन और दृग हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं होने वाला। उसके बाद देखो, अगला जो है
उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो कौन सी शब्द शक्ति है उसका प्रयोग हुआ है, ये अभिधा जो शब्द शक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। इसमें देखो क्या है, दर्द का भाव होता है, ठीक है ना। अभिधा का मतलब क्या होता है, दर्द का भाव, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत, यहाँ पे देखो जो आपका दर्द का भाव जो दिया हुआ है ना, इसे जो पूरे पैराग्राफ में क्या है आपका दर्द का भाव है, इस वजह से ये यहाँ पे कौन सी होगी, अभिधा होगी। उसके बाद देखो प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों का सर का अर्थ है, कंटकों का सर का अर्थ क्या है, दुख है। कंटकों का सर मतलब कंटक जिसको हम बोल सकते हैं, कांटों का सर, तो ये क्या हो गया आपका दुख का भाव प्रकट करता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, उनमें शब्द का अर्थ है, उनमें से शब्द का जो अर्थ है वो देखो क्या होता है आपका, प्रकाश भी होता है, उजाला भी होता है, दीप्ति भी होता है, मतलब तीनों के तीनों सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद देखो 12वां जो क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। तो जॉर्ज पंचम की जो नाक है ये कहानी किस प्रकार की है, ये आपकी व्यंग्यात्मक कहानी है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसमें देखो आपको दे रखा है, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो ये देखो इसमें गाय है, आदमी है, पुस्तक है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, अपने विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय भी कहलाते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में उपसर्ग, देखो अनुज किससे बना है, अनु प्लस जैसे बना है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है। देखो मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, देखो यहाँ पे ये जो बना है ये मानव प्लस ता से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपने पास मूल शब्द क्या हो गया, मानव हो गया, ठीक है ना। वैसे मानव का भी संधि विच्छेद हो सकता है, मनु प्लस औ, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको 20 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास व्यंजन शब्द संधि की परिभाषा लिखनी है। तो व्यंजन संधि क्या होती है, देखो आप इनको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। जब पास आने वाले दो वर्णों में पहला एक वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो, ठीक है ना। मतलब पहला तो क्या हो आपके पास व्यंजन हो, दूसरा आपके पास चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है ना। स्वर व्यंजन जानते हो ना, ए आ वाला जो होता है, ए आ, ये तो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और उसके बाद जो क ख ग घ के जो भी बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन हो गए। किसको छोड़ के, अक्षत रय और गे को छोड़ के और री ऋषि को छोड़ के, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको छोड़ के क ख ग घ के जो भी अक्षर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। बाकी ए आ वाली जो सारे होते हैं उसमें अंग अ वाला जो दो छोड़ के, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं। तत्पुरुष समास से देखो क्या होता है, एक तो जैसे अपने पास क्या है, हस्तलिखित, ठीक है ना, हस्तलिखित हो गया। हस्तलिखित को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, एक तो हो गया अपना हस्तलिखित, दूसरा क्या हो गया, गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख व्यक्ति, काठ का उल्लू होने का मतलब क्या है, मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। मतलब ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें आपको जैसी करनी वैसी भरनी जैसा कुछ आपको नजर आता हो। जैसे मतलब कोई भी आदमी हो,
जैसे मान लो एक चोर है, वो रोज चोरी करता है, लेकिन अंत में वह पकड़ा जाता है, तो लोग यही कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि मतलब जिसने अच्छा काम नहीं किया, बुरा किया है, और बुरे का नतीजा ही बुरा होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद देखो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो यतीन्द्र मिश्र है, उनका जन्म हुआ था यूपी के अयोध्या में, यूपी के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या। और कब हुआ था? 1977 के अंदर हुआ था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मतलब कई बार क्या होता है कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए समाज पीछे रहता है। तो यहाँ पे देखो जो महावीर प्रसाद हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि स्त्रियों के पढ़ाने से अनर्थ नहीं होता, बल्कि अनर्थ का बीज व्यक्ति के चरित्र में होता है, ना कि शिक्षा में। पढ़ा लिखा पुरुष भी अनर्थ कर सकता है। तो इस तरह का तर्क उन्होंने दिया था कि मतलब पढ़ाने से कोई अनर्थ नहीं होता, लेकिन पढ़े लिखे पुरुष भी कुछ गलत काम कर सकते हैं, तो वो भी अनर्थ हो सकता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। गिरिजा सॉरी एक अपना क्वेश्चन रह गया, ये सातवां, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखो कवि का जो इसका जो कवि पर प्रभाव पड़ा वो था, कवि का जो उदास हृदय है वो उमंग और प्रसन्नता से भर जाता है। मतलब उसकी जो मुस्कान है उससे कवि का जो हृदय है वो खुश हो जाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो गिरिजा कुमार माथुर की जो दो रचनाएं हैं, एक तो अपने पास क्या है, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण। उसके बाद देखो अगला जो दूसरा है, धूप के दान। ये दो उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, रचनाएं हैं, धूप का दान। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। तो संगतकार जो संगतकार कविता है ये किसके महत्व पर विचार करती है। तो संगतकार करती है जो मुख्य गायक होता है। संगतकार क्या होता है, देखो संगतकार होता है, एक तो क्या होता है जो खुद संगीत गाता है, एक उसका सहायक होता है। तो वो सहायक जो होता है वो क्या होता है, संगतकार होता है। तो संगतकार के त्याग व समर्पण तथा उसके निस्वार्थ भाव से के महत्व को बताया गया है। मतलब इस कविता के अंदर संगतकार जो होता है, संगतकार का मतलब है संगीत जो गाने वाला है उसके साथ का जो व्यक्ति होता है उसका जो त्याग और समर्पण है और उसके निस्वार्थ भाव से काम करने के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, भंदत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। तो ये किसका परिणाम माना है, संस्कृति का परिणाम माना है, संस्कृति। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है। तो इसमें देखो जॉर्ज प्रथम जो है, जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक, के लाट की नाक के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो वो कौन से विषय के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। इस तरह से देखो आपके ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखो ये आपके बड़े क्वेश्चन है, इनको आप अपनी नोटबुक के हिसाब से आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उनके हिसाब से इनके आंसर देख लेना। और इन पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी। यहाँ पे देखो आपके ये क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। मतलब इसमें आपको व्याख्या करनी है, पहले क्या लिखना है आपको, प्रसंग लिखना है, ठीक है ना। प्रसंग में आपके क्या लिखोगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का ये दिया हुआ हो उसका
मतलब उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम जो है वो नाम लिखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक से जो चैप्टर है उसका नाम लिखना है, उसका राइटर है उसका नाम लिखना है, से लिया गया है, ठीक है ना। और इसमें किस बारे में बताया गया है वो बात आपको लिखनी है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या करनी है, और व्याख्या में आपको क्या करना है, इसकी सही ढंग से व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको विशेष लिखना है, विशेष में आपको जो इसकी मेन जो मुख्य बात है वो आपको इसमें लिखनी है, एक लाइन में आपको इसका पूरे का पूरा का सारांश लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पद्यांश दिया हुआ है और इसकी व्याख्या करनी है। जिस तरह से आप गद्यांश की व्याख्या करोगे, पहले आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग में आपको लिखना है कि यह पद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक जो नाम है वो लिखना है, पाठ्य पुस्तक के चैप्टर का नाम लिखना है आपको, इस चैप्टर से लिया गया है, उसका राइटर, ये उसका लेखक है, ये यहाँ पे देखो पद्यांश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कवि या कवियत्री आ जाएगा, तो उसका कवि ये है, ठीक है ना। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या के बाद आपको विशेष लिखना है, विशेष में आपको इसका पूरे का सारांश लिखना है, व्याख्या में आपको इसको पूरी तरह से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके बुक के बड़े क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद के उदाहरण सहित लिखिए, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। इसके बाद देखो आपके ये बुक के क्वेश्चन है आपके 19वां और 20वां, 19वां और 20वां जो क्वेश्चन है वो आपका बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 21वां जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको निबंध लिखना है। 21वें में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, किस किस पे, एक तो मातृभाषा और उसका महत्व है, मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, और उसके बाद देखो मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, और यहाँ पे दे रखा आपको रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान और उपसंहार। मतलब आपको इस टॉपिक पे मातृभाषा और महत्व पे आपको निबंध लिखना है, इसमें आपको ये 4 पॉइंट बनाते हुए इसकी व्याख्या करनी है या इसको आपको ढंग से लिखना है। उसके बाद देखो मेरे प्रिय नेता, तो इसमें आपको पॉइंट बनाना है, नेता का अर्थ क्या होता है, राजनीति की परिभाषा क्या है, प्रिय नेता का नाम व परिचय, प्रिय नेता का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव, मतलब ये पॉइंट बनाते हुए आपको ये आपका निबंध लिखना है। उसके बाद देखो मेरी अविस्मरणीय यात्रा, तो इसमें अपना परिचय लिखना है, आपके द्वारा दी गई यात्राओं का ब्यौरा लिखना है, आपकी अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो राजस्थान के मेले, तो यहाँ पे मेलों का सांस्कृतिक महत्व के बारे में लिखना है, मेलों का आर्थिक महत्व है, मेले राजस्थान के प्रसिद्ध मेले और उक्त मेलों की पौराणिक कथाएं, इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो है, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है ना, किसी को इनविटेशन के लिए, जैसे अपना जो नॉर्मल अपना जो हम देख सकते हैं शादी का जो कार्ड होता है उस टाइप का आपको बना के लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अथवा में दे रखा है, अपने प्रधानाचार्यों को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। मतलब आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपका इंग्लिश का जो टीचर है वो नहीं है, उसका पद रिक्त है, तो यहाँ पे कोई नया टीचर लगाने के लिए आपको जो प्रधानाचार्य है उसको अवगत कराना है। उसके बाद देखो नवंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन जानते हो ना इंग्लिश में, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ऐड जो आते हैं, तो इस टाइप का आपको ऐड बनाना है, ऐड तैयार करना है। आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो, किस तरह से आपको ये जो विज्ञापन है ये लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और पेपर पूरा आपका 80 नंबर का आएगा, पूरे सिलेबस पर आने वाला है। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सारे के सारे मॉडल पेपर हैं, उनको सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर सब्जेक्ट के वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, हाफ ईयरली पेपर के सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारे के सारे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।